एक्चुअली अभी प्रैक्टिस नहीं की हूँ, प्रैक्टिस करूंगी। अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बट अपना जो कॉन्सेप्ट है ना उसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर करो। नहीं करोगे प्रैक्टिस तो यस सब सर। चीजें देखो, यहाँ पर 80% चीजें प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। पढ़ने के लिए आप पढ़ दोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, दिक्कत यस होगी सर। बाद में। तो प्रीवियस टाइम हमने जो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अभी तक हमने जो सर पढ़ा। रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिएगा सर। ओके फाइन। Recording in progress. तो प्रोजेक्ट को अगर ओपन कर लिया जाए और देखा जाए हमने क्या पढ़ा था, तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो कवर अभी तक किया है वो ओप को स्टार्ट किया था। यस और सर। ओप के अंदर हमने कुछ बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड किया था कि क्लासेस क्या होती हैं, प्रॉपर्टी क्या है, मेथड क्या है, इन सब चीजों में थोड़े बहुत डिस्कशन हमारे हुए थे। क्लास वगैरह कैसे बनाते हैं, मेथड कैसे बनाते हैं, इस पे हमने डिस्कशन। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं उस पर भी हमने बात किया था। अच्छा, इसके अलावा ऑफ क्लास की बात कर रहे थे लोग कि कंस्ट्रक्टर्स एग्जैक्टली क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है, मेथड क्या है, इंडेक्सर क्या है। तो इन चीजों पे हम थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे और इनको हम क्लियर कर रहे थे प्रैक्टिकली कि भाई ये चीज क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, राइट। तो एज यू नो ऑलरेडी, आप जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने अभी तक जो कुछ बनाया होगा वो क्लास और फंक्शन मेथड के रूप में ही बनाया है। आपने कोई प्रोग्राम लिखा तो क्लास और मेथड बना के लिखा था, तो ठीक है। क्लास फंक्शन तो आपको पता है, क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास का बिहेवियर क्या है। क्लास का पर्पस हमारा जो बेसिकली है, हमें पता है कि क्लास का पर्पस हमारा है कि हम अपने कंटेनर बनाते हैं, या ऐसे कहते हैं कि ग्रुप ऑफ मेंबर को एक यूनिट में रैप करने का टेक्निक है। मींस इफ यू वांट टू बी सेवरल टाइप ऑफ मेंबर कंपोज इन अ सिंगल यूनिट, अगर आपके पास एक ही तरह के बहुत सारे मेंबर्स हैं और उनको एक यूनिट में रखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक क्लास बना लेते हैं, ताकि ताकि आप उस पर्टिकुलर चीज पे जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। अब बहुत सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो देखो, सिंपल सी बात, जैसे मान लो आपके पास ना बहुत सारा डेटा है, सपोज करो अपने पास कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर आप फाइलों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप फोल्डर बनाते हैं, और फोल्डर बना करके जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी फाइल अपनी फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको जो डेटा जब चाहिए फोल्डर से आप निकाल लेंगे, क्योंकि फोल्डर वाइज रहेगा तो मैनेजेबल रहेगा। बट जरा सोचिए कि जो डेटा होता है, डेटा मतलब जो भी डेटा है एग्जैक्टली जैसे फाइल्स हैं, तो मेमोरी का जो कंजम्पशन होता है वो फाइल्स लेती है। फोल्डर तो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, क्योंकि फोल्डर में अगर फाइल्स नहीं है, फोल्डर तो इम्प्टी है, फोल्डर का कोई एग्जैक्ट बहुत साइज ही नहीं हो सकता है, क्योंकि फोल्डर एक तरह से मान के लो कि क्लास है, इट्स अ लॉजिकल, वो एक लॉजिकल थिंग, ठीक है। फाइल्स वहां पर एग्जैक्टली क्या है, एक्चुअल डेटा है, जो आपका मेमोरी कंज्यूम करेगा, आपका डेटा स्टोर करेगा और आपको यूज करने की परमिशन देगा, राइट। अब हम बात करते हैं, क्लास तो हमने बनाना सीख लिया, क्लास समझ लिया था, लेकिन क्लास के साथ में बात हो रही थी मेथड की। एग्जैक्टली मेथड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई क्लास के अंदर जो मेथड, छोड़ो सिंपल बोलो, तो क्लास के अंदर आप मेंबर क्रिएट करते हैं, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन। देखो क्लास को अगर हम रियल टाइम वर्ड से एग्जांपल लें, तो क्लास इज लाइक एनीथिंग जो कि किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो एक फैन है, ठीक है, या फैन है, मैं फैन की बात करूं, तो फैन क्या है, एक क्लास है। फैन क्या है, एक क्लास है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है किसी स्पेसिफिक फैन। फैन मतलब एक क्लास हो गया, लेकिन मैं बोलूं बजाज का फैन, बजाज का फैन क्या है, एक ऑब्जेक्ट। या मैं बोलता हूं कि सोनी का फैन, तो एक ऑब्जेक्ट है। हेवल्स का फैन एक ऑब्जेक्ट है। मतलब एग्जैक्टली फैन एक क्लास है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो पर्टिकुलर थिंग जो जो कि फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। वो फिजिकल रिप्रेजेंट करने वाली चीज ऑब्जेक्ट होती है, जिसका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस होता है, जो दिखाई देता है, आपको मिलता है, आपको पता चलता है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है।
राइट। तो क्लास और ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इतने समझते हैं कि क्लास लॉजिकल होता है जबकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिजिकल होता है। सिमिलर मोबाइल फोन इज द क्लास, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई सैमसंग का J7 तो दैट इज द ऑब्जेक्ट। मैं बोलूं MI का Note 11 वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब एग्जैक्टली वो चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है वो एक ऑब्जेक्ट है, जबकि जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है केवल लॉजिकल है वो क्या है, क्लास है। क्लास का काम होता है कि रैपर क्रिएट करना। मतलब मान लो दुनिया भर के मोबाइल फोन है, दुनिया भर के जितने मोबाइल फोन में आएंगे वो सब एक ही क्लास में आएंगे, दैट इज द मोबाइल। अब वो चाहे MI हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे एनीथिंग कोई भी होगा, आएगा सब एक ही क्लास के अंदर, दैट इज द मोबाइल। तो मोबाइल फोन क्या कर रहा है, रैपर क्रिएट कर रहा है, क्लास क्रिएट कर रहा है। जबकि ऑब्जेक्ट क्या है वहां पर, मेंबर। एक्चुअल जो मेंबर्स है वहां पे ना वो ऑब्जेक्ट्स जो एग्जैक्टली मेमोरी को कंज्यूम करते हैं, जो एग्जैक्टली मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। अब जब आप क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, किसी भी क्लास के अंदर दो चीजें मेन होती हैं, जिसमें हम बोलते हैं डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास के अंदर दो चीजें मेन होती हैं, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है इसको समझना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। सर क्लास के अंदर ही हमेशा फंक्शन बनाते हैं, क्लास के बाहर नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं, क्लास के अंदर ही बनेगा। जब भी मेथड बनेगा तो क्लास के अंदर बनेगा, क्लास के बाहर आप नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो सर एक बार मैं कुछ प्रोग्राम कर रही थी तो मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन क्लास में कर रही थी तो एरर शो कर रही थी, बट मैंने उसे फंक्शन में डिक्लेयर किया वेरिएबल देखो को, तो क्लास में वेरिएबल नहीं, क्लास में डायरेक्ट वेरिएबल नहीं बनता है, क्लास में बनती है प्रॉपर्टी। वेरिएबल जो बनता है वो आपके लोकल स्कोप में बनता है, जैसे मेथड के अंदर। कभी भी वेरिएबल बनाना होगा तो मेथड के अंदर बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनानी होगी तो क्लास के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं एग्जांपल में। तो फिलहाल हाँ बात कर रहे थे हम लोग डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन ना। देखो कोई भी क्लास होती है उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, या कोई क्लास होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी कोई प्रॉपर्टी। मान लो एक मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है भाई, उसका कलर, उसकी ब्रांड, उसकी प्राइस, उसकी मेमोरी कैपेसिटी, उसका डिस्प्ले साइज, ये सब क्या है उसकी प्रॉपर्टी। बट साथ साथ उसका कुछ बिहेवियर भी तो होगा, and the behavior is the calling, net surfing, वीडियो कॉलिंग या कैलकुलेटर, या जो भी उसके अंदर फीचर्स हैं वो सब क्या है उसके फंक्शन है। सिमिलर लाइक एक फैन है, तो फैन क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन फैन की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, क्लास बोल लो तो एग्जैक्टली उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी क्या है, जैसे फैन का भी प्राइस होगा, ब्रांड होगा, टाइप होगा, वर्जन होगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसके भी कुछ बिहेवियर होंगे। बिहेवियर क्या होंगे, फैन इज वर्किंग, फैन चलेगा, वो इसका क्या होगा, बिहेवियर होगा। तो हर वो चीज, हर वो क्लास जिसके अंदर कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है, वो एग्जैक्टली कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा, कुछ ना कुछ डेटा मेंबर होगा या प्रॉपर्टी होंगी, जिसकी मदद से वो एक ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट क्रिएट करता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो एग्जैक्टली उसके पास दो ही चीजें होती है, एक उसका डेटा मेंबर मतलब प्रॉपर्टीज होंगी, और दूसरा उसका अपना बिहेवियर होता है। जैसे मैं हूँ, तो मैं एक क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरे पास दो चीजें, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज है और मेरा कुछ बिहेवियर है, राइट। तो प्रॉपर्टीज लाइक व्हाट, प्रॉपर्टीज लाइक my name, my address, my email, my anything, right? But behavior is my teaching, my working, my eating, fooding, talking, ये सब क्या है, मेरा behavior है जो मैं परफॉर्म करता हूँ, राइट। तो जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो क्या होता है, बिहेवियर होता है, फंक्शन होता है, राइट। और जो डेटा को स्टोर करता है, डेटा को गेट सेट करता है, वो क्या होता है, डेटा मेंबर होता है, उसे हम बोलते हैं डेटा मेंबर। Okay, so that's the thing. And now member of class अगर मैं बोलूं भाई मेंबर ऑफ क्लास क्या होता है। सो देखो अर्लियर डेज में हमने क्या किया था, अपना एक क्लास बनाया था यहाँ पर, और उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाए थे और ये सब चीजों को डील किया था, हमने तो सीखा था।
जैसी चीजें बनाते हैं। तो हमने यहाँ क्लास बनाया था, देखो इसके अंदर हमने क्या किया था एग्जैक्टली इस क्लास के अंदर डेटा मेंबर में क्या बनाया था, देखो हमने दो प्रॉपर्टी बनाई थी, एफ नेम एल नेम, राइट। एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको सिखाया था मैंने, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया था, गेट फुल नेम एक मेथड बनाया था, और प्रिंट नाम का मैसेज, हमें प्रिंट मैसेज नाम का भी एक मेथड, राइट। तो अच्छा हमने यहाँ तक तो किया था। तो हमने यहाँ पर एग्जैक्टली मेंबर ऑफ क्लास पढ़ रहे थे, मेंबर ऑफ क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया था। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे बोला था मैंने, स्पेशल मेंबर ऑफ क्लास होता है जो कि ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाता है जब आपकी क्लास इंस्टेंशिएट होती है। यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, ऑटोमेटिक वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे हम डेटाबेस कनेक्शन वगैरह एस्टैब्लिश आने वाले टाइम में करेंगे, तो हम लोग उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर परफॉर्म करते हैं, ताकि जैसे ही हमारी क्लास लोड हो, कंस्ट्रक्टर हमारे कनेक्शंस वगैरह ऑटोमेटिक रेडी होकर के हमें अवेलेबल हो जाए, ऑटोमेटिक रेडी होकर के मिल जाए, राइट। तो वो चीज हम इसके अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। वर्क ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर वर्क एज अ मेमोरी एलोकेटर। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो मेमोरी एलोकेटर के तौर पे काम करता है। कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हमने बोला था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे हमने बात कर ली थी, यूजर डिफाइंड पे हम लोग बात कर रहे थे। तो यूजर डिफाइंड में बात किया था, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो होता है वो डेवलपर खुद बनाता है, जिसमें कंस्ट्रक्टर बिना पैरामीटर के, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर हो गया, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जैसे कंस्ट्रक्टर। तो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो हमने यहाँ पर सिंपल कंस्ट्रक्टर बना लिया था, एक हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लिया था, ठीक है। ये एग्जांपल्स तो हमने देखे थे यहाँ पर। बट नेक्स्ट बात, द नेक्स्ट है कि अगर मुझे कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और क्यों बनाते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेट मी डिस्कस द प्राइवेट कंस्ट्रक्टर देन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। द सी पॉइंट, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर created with private keyword, it is accessible only from within class, within। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर, कोई कंस्ट्रक्टर अगर आप प्राइवेट कीवर्ड से बना देते हैं तो वो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो उस क्लास के अंदर होती है, ठीक है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आल्सो यूजफुल टू रिस्ट्रिक्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अगर हम कोई क्लास को किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाते हैं तो उसका एक पर्पस ये भी हो सकता है कि आप अपने क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रिवेंट करना चाहते हो, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर पाए, तो आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। सो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का मतलब हमारा होता है कि हम अपनी क्लास का जो इंस्टेंस क्रिएशन है वो किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहते हैं कि कोई भी हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए, राइट। एक पर्पस ये हो सकता है। प्लस अगर हमें इंटरनल कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमें क्लास के बाहर से कोई एक्सेस नहीं देना है, तो हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो उसका बाहर से एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, बाहर से एक्सेसिबिलिटी स्टॉप हो जाती है, केवल अंदर से एक्सेसिबिलिटी होती है। लेट मी एक्सप्लेन एग्जांपल, राइट। सो वी हैव सम फंक्शन, जस्ट रिमूव ऑल द थिंग्स, ये सब मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ पर। मेरे पास अभी इस क्लास के अंदर अगर आप देखेंगे तो केवल दो प्रॉपर्टी मिलेंगी यहाँ पर, एफ नेम एल नेम, राइट। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेंगी, उसके बाद हमें यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर कि एक मेथड मिल रहा है प्रिंट मैसेज नाम से। अब मैं कोई कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ प्राइवेट, लाइक प्राइवेट right, and now I want to be do something here। जैसे मुझे कुछ भी करना है तो मैंने यहाँ मैसेज दे दिया I am private। What about the private constructor? अगर देखो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आपने बनाया
ठीक है। एज यू नो, जब आप क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं तो क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। बट लेट्स सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? लेट्स गो द कंस्ट्रक्टर, आई मीन program.cs। जस्ट हियर देखो एग्जैक्टली यहाँ पर अभी आपको एरर मिलने वाली है। वैसे कंस्ट्रक्टर आपका पैरामीटराइज तो है नहीं, इसे हटाते हैं, केवल ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, ठीक है। बट इफ यू सी हियर, आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको यहाँ पे एरर मिल रही है। और अगर मैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली एरर क्यों मिल रही है। तो अगर आप पढ़े मैसेज तो कह रहा है क्या कि employees that is inaccessible due to its protection level। It means it is inaccessible, that means ये क्या हो गया है, प्रोटेक्टेड हो गया है बिकॉज ऑफ प्राइवेट, राइट। तो हमने क्लास के अंदर इसको क्या कर दिया, प्राइवेट बना दिया। तो प्राइवेट बनाने का मतलब है कि आप इसको क्लास के बाहर से एक्सेस अब नहीं कर पाएंगे। जब भी एक्सेस करना होगा तो क्लास के अंदर से ही एक्सेस हो पाएगा, क्लास के बाहर से एक्सेस मतलब ये नहीं, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है जिससे हम अपनी क्लास का क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देते हैं ताकि उसका एक्सेस बाहर से स्टॉप हो जाए, राइट। तो एग्जैक्टली अगर हम कुछ ऐसा सोचते हैं या ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि यार हमें अपनी क्लास का ना बाहर से एक्सेस देना बंद करना है, तो कोई बाहर से उसका इंस्टेंस ना बना पाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसके अंदर प्राइवेट बना देते हैं। अब प्राइवेट बनाते ही क्या होगा, क्लास से बाहर इंस्टेंस क्रिएशन बंद कर देंगे, ठीक है। बट सपोज करो कि इन केस अगर आपको कॉल करने की जरूरत भी पड़ जाए, अगर आपको मान लो प्राइवेट को भी कॉल करना है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक कंस्ट्रक्टर और बनाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको एक कंस्ट्रक्टर और बनाना पड़ेगा, दैट इज द पब्लिक कंस्ट्रक्टर। और वो पब्लिक कंस्ट्रक्टर आपके प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हिट करेगा, ठीक है। हाउ, लेट मी सी हाउ। सो सिंपली public employees, and just I want to do something here like of name f string l. Now of f name equal to f l name equal to, that is this. Now let me do anything, but आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। I am good, print मैसेज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक should be f name, sorry, f name plus, you know, let me pass the l, right। तो सिंपली अगर मैं अब यहाँ से कॉल करता हूँ, देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर तो नहीं कॉल कर पाऊंगा मैं, लेकिन अगर मैं f name l name वाला कॉल करना चाहता हूँ, राइट, और मैं emp डॉट अगर प्रिंट मैसेज को कॉल करता हूँ, so that should be कॉल। मतलब अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि जैसे आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, सबसे पहले जाएगा कहाँ पर, ये इस पर्टिकुलर, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर देखेगा जिसमें दो चीजें हैं, मतलब एफ नेम और एल नेम एक्सेप्ट किया जा रहा है, ऐसा कंस्ट्रक्टर देखेगा। अब देखो एग्जैक्टली जब आप एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, तो इस चीज को आप बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड द ओवरलोडिंग, नॉट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बट जब एक ही क्लास के अंदर एक से ज्यादा मेंबर डिफाइन हो, सेम मेंबर को एक से ज्यादा टाइम डिफाइन किया गया हो, तो वो एक ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। आने वाले टाइम में पढ़ेंगे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। बट अगर बोले यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर हम एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, राइट। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जब आप क्लास का इंस्टेंस बनाओगे तो वो आप कंस्ट्रक्टर देखेगा, भाई कंस्ट्रक्टर कोई देखेगा तो वो ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर दो पैरामीटर लिए जा रहे हैं, दैट इज द एफ नेम एंड एल नेम। मतलब उसके अंदर एफ नेम एल नेम लिया जा रहा है, ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है। तो उसे जो भी मिल गया, मतलब यहाँ पर आएगा लाइन नंबर 17 पे, देखेगा हाँ इसे मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसे कॉल कर देगा। बट क्या प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा? लेट मी सी द आउटपुट। अभी तो आपने पब्लिक कॉल किया है, प्राइवेट वाले से कोई मतलब है नहीं। तो एग्जैक्टली प्राइवेट वाला है तो सही, लेकिन प्राइवेट वाले की अपनी लिमिटेशन है कि वो उसके वर्जन तक लिमिटेड है। पब्लिक वाले के थ्रू कॉल करेंगे तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, न तो वो वहां पे रिस्ट्रिक्ट भी कर पाएगा और न तो कुछ कर सकता है,
ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर अगर मैं प्राइवेट को भी हैंडल करना है तो वी हैव अ स्मॉल टेक्निक, और छोटा सा तरीका है जिससे हम उसे भी हैंडल आउट कर सकते हैं। एंड क्या होती है वो टेक्निक, कैसे हैंडल आउट करेंगे, अभी हम एक सेकंड में देख लेते हैं कैसे उसे हैंडल आउट आपको करना है, राइट। सो लेट मी सी द आउटपुट, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्टर को भी, प्राइवेट को भी कॉल करते हैं। देखिएगा, राकेश कुमार मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डेटा इनिशियलाइज हुआ और आपका कॉल भी हुआ। आई एम गुड एम्प्लॉय, दैट इज फाइन। नाउ आई वांट टू कॉल द पर्टिकुलर दैट कंस्ट्रक्टर, मतलब प्राइवेट को भी कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सिंपली न्यू स्लैश एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर मैं प्राइवेट कॉल कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर एरर नहीं आई, यहाँ अगर मैंने कॉल किया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। और अब अगर मैं यहाँ पर आपको रन कराऊं तो आप देखेंगे दोनों वेरिएंट आपके कॉल होंगे। पहले तो प्राइवेट कॉल होगा और उसके बाद आप देखिए पब्लिक कॉल हुआ है। सो पहले आपका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, देन आपका पब्लिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, राइट, मेथड आपकी कॉल हो गई। एग्जैक्टली प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम लोग बेसिकली जब भी बनाते हैं तो एक पर्पस हमारा होता है कि हम क्लास को बाहर से इंस्टेंशिएट नहीं करने देना चाहिए, तो पर्पस सही है, प्राइवेट बना सकते हैं। लेकिन दूसरा पर्पस हमारा ये हो सकता है कि हमने प्राइवेट के अंदर कुछ स्पेशल काम कर रखा हो जिसे बाहर से हम नहीं एक्सेस देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बाहर से में क्लास का एक्सेस देना ही है, तो हम क्या करेंगे, एक पब्लिक बना देंगे, एक प्राइवेट बना देंगे। प्राइवेट के अंदर प्राइवेट वर्क कर लेंगे और उसका जो एक्सेस होगा पब्लिक से दे देंगे, मतलब उसको कॉल पब्लिक से कर देंगे, राइट। सो होगा क्या कि जब भी आप पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे तो प्राइवेट आपका ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाएगा। जब भी आप पब्लिक इन्वॉल्व करेंगे तो प्राइवेट आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा और आपका आउटपुट दे देगा। क्लियर है? सो दैट्स अ फाइन, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल जिसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को सॉरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमेशा एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, अगर आपको उसे कॉल पब्लिक करना, करके, हाँ एग्जैक्टली, आपको एक पब्लिक बनाना कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, The next one is static constructor. So what about a static constructor? ठीक है, static constructor को हम क्या बोलते हैं? A constructor created with static keyword is called, अगर कोई कंस्ट्रक्टर आप स्टैटिक कीवर्ड से क्रिएट करते हैं तो उसे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक्सेसिबल विथ स्टैटिक मेंबर, मतलब अगर आप क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर बनाते हैं तो स्टैटिक मेंबर के साथ एक्सेस होता है आइदर प्रॉपर्टी, कहने का मतलब इसका सिंपल है कि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमेशा स्टैटिक कीवर्ड से बनता है, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इनएक्सेसिबल होता है, मतलब सॉरी एक्सेसिबल होता है विद स्टैटिक कीवर्ड। मतलब जब भी आप उसे, जैसे मान लो अगर हम स्टैटिक क्लास बनाते हैं, स्टैटिक मेंबर बनाते हैं, तो स्टैटिक क्लास के अंदर तो हम नॉन स्टैटिक बना ही नहीं पाएंगे, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। एग्जैक्टली स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते तब हैं जब हमारी क्लास स्टैटिक होती है और हमें स्टैटिक मेंबर के साथ कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत पड़ती है, या हमें कहा जाता है कि हमें अपना बेसिकली क्लास में स्टैटिक मेंबर के साथ हमें कोई कंस्ट्रक्टर रन कराना है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, राइट। सो लेट मी सी द आउट check let me check the output what happens here. So let me create, so जैसे आपने यहाँ प्राइवेट बनाया, मैं यहाँ क्या बना दूंगा इसे, नॉट आई एम प्राइवेट, आई एम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दैट्स अ फाइन। सो होगा क्या, अब देखो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अगर आप
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ना इस क्लास इसको हटा नहीं, अगर मैं रन कराऊंगा अपना मतलब क्लास में डायरेक्टली ऐसे रन करा दूंगा, मतलब कुछ किया नहीं मैंने, केवल डायरेक्ट रन करा दिया, तो स्टैटिक तब भी कॉल देखो हो जाएगा आपका, ठीक है। स्टैटिक तब भी कॉल हो जाएगा, मतलब आप जब क्लास का इंस्टेंस बनाओगे तब तो कॉल होगा ही होगा स्टैटिक। बट लेट मी सी द एनी प्रॉपर्टी लाइक पब्लिक स्टैटिक string data, this is static data, right? So once I created static data, so अगर मैं देखो क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाने पे कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही होता है, नया क्या है, ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, मैं डायरेक्टली क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ मैं क्या करूं, डेटा को कॉल करूंगा। अगर मैं डेटा को कॉल करूं, लेट मी ओनली प्रिंट द आउटपुट, और अगर मैं इसे रन कराऊं तो आप देखोगे यहाँ पर, आप देखो स्टैटिक डेटा के साथ आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी क्या हो गया है, कॉल हो गया है, ठीक है। तो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, वो ये है कि अगर आपके क्लास के अंदर कोई भी स्टैटिक मेंबर है, ठीक है, और उसके साथ कोई कंस्ट्रक्टर आप कॉल करना चाहते हो, तो उस केस में आपको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर तो तभी कॉल होते हैं जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और अगर आप स्टैटिक मेंबर कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट तो बनाओगे नहीं, उसे तो डायरेक्ट कॉल करना होता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक बना देंगे। सो वंस अगर आपने कंस्ट्रक्टर स्टैटिक बना दिया तो आप उसको बिना क्लास का इंस्टेंस बनाए ही एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट व्हेन द स्टैटिक प्रॉपर्टी एक्सेस्ड। जैसे कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी या फंक्शन आप एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे, ऑटोमेटिक आपका इंस्टेंस बनकर आ जाएगा, राइट? दैट्स वेरी सिंपल एंड प्लेन। एंड नेक्स्ट व्हाट, द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एक छोटा सा पॉइंट जो कि नोट है के बारे में बोला जाता है, स्टैटिक मेंबर static constructor must be parameter less। कहने का मतलब यह है कि आप जब भी कंस्ट्रक्टर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसमें आप पैरामीटर नहीं दे सकते, उसमें आप पैरामीटर नहीं दे सकते हैं, और अगर देखो देने का प्रयास करेंगे तो एरर आएगी। जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ, जैसे ये मेरा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, अगर मैं यहाँ पर मान लो स्ट्रिंग एल पास करने का प्रयास करूं, देखो एरर आ जाएगी, देखो क्या भी रहा है, स्टैटिक मस्ट बी पैरामीटरलेस। तो कभी भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को आप पैरामीटराइज नहीं बना पाएंगे, इस बात का आपको दिमाग में होना चाहिए ध्यान। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमेशा पैरामीटरलेस ही बनता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कभी कॉल डायरेक्ट नहीं होता है ना, इसी तो प्रॉपर्टी के साथ कंपाइलर खुद कॉल कर देता है, जैसे प्रॉपर्टी कॉल होगी कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जाएगा, उसका पैरामीटर हम सप्लाई ही नहीं कर सकते इन रियल सिनेरियो, एंड दैट्स व्हाई रिस्ट्रिक्टेड फॉर सप्लाई पैरामीटर्स, इसीलिए इसका पैरामीटर सप्लाई करना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है, अब जो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं अबाउट द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। सो शुड बी चेक द एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, क्या बनता है, कैसे बनता है, इसको समझना और इसको आप इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना, कंफ्यूजन मत पूछना, ठीक है। ओवरऑल ये सब बातें तो हमारे कंस्ट्रक्टर के बारे में थी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्ट्रक्टर का एक अपना अपोजिट है जो कि क्या करता है, डिस्ट्रक्टर है, इससे बोलते हैं यह एक डिस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका काम है मेमोरी एलोकेट करना, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, मेमोरी को एलोकेट करना, जबकि डिस्ट्रक्टर का क्या काम है, डिस्ट्रक्टर का काम है मेमोरी को डी एलोकेट करना। डी एलोकेट मतलब कंस्ट्रक्टर ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की थी, रिजर्व की थी, उस मेमोरी को रिलीज करना, उस मेमोरी को रिलीज करने का काम करता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, समझना ध्यान से, जो मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में बहुत यूजफुल है। सी शार्प के अंदर क्या होता है, सी शार्प के अंदर एक बाय डिफॉल्ट फीचर होता है जिसका मतलब, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। सी शार्प के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है, जिसका काम क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है काफी टाइम से यूज नहीं हो रहे हैं या उन्हें कोई भी रिसोर्स यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसे कोई भी यूज नहीं कर रहा है, तो आपका जो सी शार्प का गार्बेज कलेक्टर होता है वो उसे गार्बेज मान लेता है, और जब उसे गार्बेज मान लेता है तो उसको वो ऑटोमेटिक क्या करता है, क्लीन कर देता है, उसे वो ऑटोमेटिक क्लीन कर देता है। तो इसका कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर आपका कोई ऑब्जेक्ट काफी टाइम से यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सी शार्प का गार्बेज कलेक्टर जो है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर जो है, वो उस ऑब्जेक्ट को क्लीन कर देगा, मेमोरी को खाली कर देगा। ये तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर का बिहेवियर है, एडवांटेज है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये मेमोरी जब कोई यूज नहीं करेगा तब खाली करेगा, तो अगर उससे पहले ही मुझे इमीडिएट मेमोरी रिलीज करनी है तो मैं क्या करूंगा। मतलब डिस्ट्रक्टर का मतलब ऑब्जेक्ट कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर का काम क्या है कि भाई वो रिलीज तो करेगा, बट फॉर अ टाइम ऑफ पीरियड विद सम सर्टेन रूल्स। कुछ रूल्स उसके हैं जिसके हिसाब से वो काम करेगा। लाइक दैट, सपोज करो आपके घर में कोई भी चीज यूजलेस है जिसे आप नहीं यूज कर रहे हो, लेकिन सपोज करो उसे कोई दूसरा यूज कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो बट दूसरा कोई यूज कर रहा है, तो अगर कोई दूसरा उसे यूज कर रहा है तो वो गार्बेज नहीं है, गार्बेज कलेक्टर उसे गार्बेज नहीं मानेगा। आपके लिए गार्बेज हो सकता है बिकॉज ऑफ आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप यूज नहीं कर रहे हो और दूसरा कोई यूज कर रहा है, दैट इज नॉट गार्बेज। तो गार्बेज कलेक्टर क्या कहता है, वो कहता है भाई जब आपके घर में उस सामान को कोई नहीं यूज करेगा तो मेरे लिए तब गार्बेज है, लेकिन आप नहीं यूज कर रहे हो, आपको लगता है यूजलेस है, तो अगर आप चाहते हो कि क्लीन करो, हटाओ, तो वहां पर आप गार्बेज कलेक्टर थ्रू ये डिलीट नहीं कर पाओगे या क्लियर नहीं कर पाओगे। वहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टर। वहां पर आप यूज करेंगे डिस्ट्रक्टर, और डिस्ट्रक्टर के थ्रू क्या करेंगे, आप उसे रिलीज कर देंगे। मतलब जो भी मेमोरी होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्टर की मदद से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्टोरी है जिसे हम समझ लेते हैं, नोट कर देता हूं मैं, आप लोग पढ़िएगा वापस। सी शार्प हैज ऑटोमेटिक गार्बेज release object memory when uses is 0, right? In case if you want to release memory manually as per choice, we can use। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि यार मुझे ना मेमोरी को ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से क्लियर करना है, तो सिंपल है, आप सिंपली क्या करिए, डिस्ट्रक्टर कॉल कर दीजिए। ठीक है, एंड हाउ टू कॉल द डिस्ट्रक्टर, इट्स वेरी सिंपल सिंटैक्स, इट्स अ सिंटैक्स। सो सिंटैक्स क्या होगा, सिंपली यूज द टिल्ड साइन, ठीक है, एंड जस्ट यूज योर क्लास का नेम, आई मीन लाइक इट्स वेरी सिंपल। हाउ बॉटम पे आइए, टिल्ड लगाइए सिंपली, और आप क्या करिए यहाँ पर एम्प्लॉय, ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टर, बस इतना ही करना होता है। सो अगर आपने ये कर दिया ना, ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टर। जैसे ही क्लास आपकी बेसिकली यूज करोगे, जैसे ही आप अनलोड करोगे ना, तो अनलोड करते ही इसने जितना रेफरेंस क्रिएट किया होगा वो सारा रेफरेंस क्या करेगा, रिमूव कर देगा, मतलब रैम को खाली करता हुआ वापस जाएगा।
तो गुड हैबिट ये भी हम कहते हैं, कभी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब आप काम करते हैं तो मेमोरी को हमेशा रिलीज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका सिस्टम हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई डिस्ट्रक्टर के ना, तो डिस्ट्रक्टर का काम बेस सिंपल सा है Recording in progress. कि जैसे ही आपके क्लास का क्या होगा, जैसे ही क्लास आपकी अनलोड होगी तो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर ने जितना मेमोरी ऑक्यूपाई किया होगा वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा एक गुड हैबिट होती है कि जब आप क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करें और उसे यूज करें तो आप अनलोड होते समय उसकी मेमोरी को क्लीन जरूर कर दें, डिस्पोज कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। नहीं करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट अननेसेसरी रैम पर मेमोरी को यूज करेंगे और उससे आपके सिस्टम की स्पीड स्लो होती है। सिंपल आप देखिए कि क्या होता है, कभी कभी आप देखती है उनसे फोन वगैरह आप यूज करते हैं, उसके अंदर देखते हैं ना कि आप बहुत सारा चीज अननेसेसरी मेमोरी बन जाता है, मतलब 2 GB 3 GB 4 GB तक बन जाता है, तो आप उसे क्लीन करते हैं मैन्युअली। तो एग्जैक्टली क्या होता है, वो जो बनता है ना वहां पे, वो एग्जैक्टली गार्बेज डाटा होता है, जिसे आप सॉफ्टवेयर को यूज करते समय वो ऑक्यूपाई करता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर गार्बेज डाटा हैंडल नहीं किया गया है तो होता क्या है कि वो फिर ऑक्यूपाई होके पड़ा रहता है, तो आपके सिस्टम की स्पीड को क्या करता है, स्लो करने लगता है। तो इसका बेहतरीन एग्जांपल अगर आप अपने फोन के अंदर देखें तो आपको मिलता है आज, ठीक है। बट अगर ये चीज सिस्टम के अंदर हम लोग सही करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो एग्जैक्टली हमें इसका फायदा मिलेगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो अननेसेसरी मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, जिससे हमारा मेमोरी वेस्ट नहीं होगा। दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट। ओके फाइन, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर, यूज करिए, समझिए, और आगे के कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं, ठीक है। So the now constructor destructor and just discuss about the some points like method. Destructor तो हमने डिस्कस किया हुआ है, वैसे मैंने वापस दोबारा किया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक मैंने लिखा हुआ है और इसको थोड़ा समझ लेते हैं।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। एग्जैक्टली ये पूछा जाता है हमसे कभी कभी में भी, और जरूरत भी समझ में आनी चाहिए। बिकॉज ऑफ वैसे तो देखा जाए दोनों ही फंक्शन है, चाहे कंस्ट्रक्टर हो चाहे मेथड हो, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस एग्जैक्टली कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं, दोनों को कैसे समझ सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। क्या कहते हैं, अ मेथड हैज रिटर्न टाइप। जब आप मेथड बनाते हैं तो मेथड का आप रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करते हैं, मे बी स्ट्रिंग, बूलियन, डबल, डेसिमल, व्हाटएवर। नहीं है तो वाइड भी देते हैं, लेकिन देते हैं। बट कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। आपके कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। आपके कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। मतलब आप जो मेथड बनाएंगे तो मेथड का रिटर्न टाइप तो होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है। मेथड, सेकंड पॉइंट, मेथड मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मतलब मेथड जो होता है वो वैल्यू को रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर रिटर्न टाइप दिया आपने, करेगा। रिटर्न टाइप अगर आपने वाइड दे दिया तो नहीं करेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर का क्या कंडीशन है, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न एनी वैल्यू। मतलब कंस्ट्रक्टर तो कंडीशनल है ही नहीं, वो कहता है कि हम कभी कोई वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं सकते। मतलब कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेथड हैज डिफरेंट नेम ऑफ क्लास। मेथड जो होती है उसका नेम जो होता है क्लास के नाम से अलग होता है। मेथड का नाम क्लास के नाम से हमेशा अलग होता है। जैसे मान लो एम्प्लॉय क्लास बनाया तो क्रिएट एम्प्लॉय, लॉगिन एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, ये सब क्या होंगे, मेथड नेम होंगे। जबकि कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा क्लास के नेम का सेम होता है। कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा क्लास के नेम का सेम आप क्रिएट करते हो। दैट्स अनदर पॉइंट, राइट। फोर्थ पॉइंट, मेथड कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म बिजनेस लॉजिक। मतलब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करनी है तो आप मेथड यूज करते हैं। जबकि अगर आपको अपनी क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर इनिशियलाइज करने हैं, डिफॉल्ट इनिशियलाइज करने हैं, इट्स सिंपल लाइक आउट सर्विसेज, लाइक डेटाबेस कनेक्शन, अगर इस तरह की चीजें आपको इनिशियलाइज करनी है तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर और मेथड दिखने में तो जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस भी अलग है। हमेशा हम लोग मेथड को बिजनेस लॉजिक लिखने के पर्पस से यूज करते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टर को हम लोग हमेशा डेटा इनिशियलाइज करने के पर्पस से राइट करते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, मेथड इन्वॉक मैनुअली। मेथड जो होता है ना, ये हमेशा मैनुअली इन्वॉक होता है। मैनुअली इन्वॉक करने का मतलब क्या होता है कि आपको कॉल करना पड़ता है, जबकि कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इन्वॉक होता है। So, you know, always constructor invoke automatic. We don't need to invoke it manually. हमें इसे इन्वॉक करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, इन्वॉक हो जाता है। जबकि कंस्ट्रक्टर को, आई मीन मेथड को हमें इन्वॉक करना पड़ता है। इट्स वेरी सिंपल डिफरेंस, जिसे आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये क्या काम करता है, कैसे करता है। तो जनरली बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू वगैरह का, कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस जो आपसे पूछा जाता है। यू शुड नो व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बेसिकली कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, राइट। एनीवन, एनी क्वेश्चन? थोड़ा बहुत पूछोगे तो मुझे भी मजा आएगा यार। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करो आप लोग। सर रियल लाइफ में कौन ज्यादा यूज होता है, कंस्ट्रक्टर या मेथड? देखो, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में ज्यादा मेथड यूज होगा। भाई एक क्लास बनाओगे, कंस्ट्रक्टर एक बनेगा, लेकिन मेथड सैकड़ों हो सकते हैं। एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर एक बनाओगे, मेथड्स को बना सकते हो। ठीक है। तो क्वांटिटी वाइज मेथड हमेशा यूज होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर का भी अपना गोल है जो जनरली हर क्लास के अंदर बनाना ही बनाना होता है हमें। मतलब 90% केस में हमें क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर, जहां पर बिजनेस लॉजिक वगैरह लिखते हैं, तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत पड़ती है इन रियल टाइम सिनेरियो। रियल टाइम सिनेरियो में कंस्ट्रक्टर की भी हमें उतनी ही नीड है जितनी मेथड की है। लेकिन मेथड क्वांटिटी वाइज ज्यादा बनते हैं बिकॉज ऑफ मेथड, क्योंकि एक एम्प्लॉय है बट डेटा तो एक ही बार इनिशियलाइज होगा ना, लेकिन क्रिएट होगा अलग, डिलीट होगा अलग, अपडेट होगा अलग, लॉगिन होगा अलग, रजिस्टर होगा अलग, साइन अप होगा, मतलब हर चीजें अलग अलग होंगी ना, तो सबका अलग अलग मेथड बनेगा।
मेथड तो सब चीजों के अलग अलग बनाएंगे, लेकिन आप कंस्ट्रक्टर को एक ही कॉल करेंगे। तो बस ऐसा ही कुछ लॉजिक और कंसेप्ट हो सकता है। देखो कंडीशन मेथड का और कंस्ट्रक्टर का कुछ ऐसा नहीं है कि मेथड का रोल कंस्ट्रक्टर प्ले करेगा या कंस्ट्रक्टर का रोल मेथड प्ले करेगा। दोनों अपना अपना रोल है और दोनों ही अलग है। ठीक है, हम जब की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का हमारा मोटिव होता है, तब यूज होता है जब हम लोग डेटा इनिशियलाइज करना चाहते हैं। जैसे मान लो आप किसी क्लास के अंदर एम्प्लॉय को क्रिएट करना चाहते हो, बट क्रिएट करने के लिए आपकी डिपेंडेंसी है डेटाबेस कनेक्शन। भाई तब भी डेटाबेस कनेक्शन चाहिए, और अपडेट करोगे तब भी, डिलीट करोगे तब भी। तो भाई आपने कोई क्लास बनाई होगी जिसके अंदर आपने अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम किया होगा, लेट्स सपोज। ठीक है, आप जब भी अपनी क्लास में उसे यूज करना चाहोगे तो भाई आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे हमारी क्लास लोड हो सबसे पहले हमें डेटाबेस कनेक्शन प्रिपेयर चाहिए। सो ये कैसे प्रिपेयर हो पाएगा? तो इसे सबसे पहले इन्वॉक कराने की गारंटी लेनी पड़ेगी आपको। आप ऐसी जगह इसका कोड लिखें कि जैसे क्लास लोड हो सबसे पहले यही इन्वॉक हो जाए, उसके बाद ही कुछ चले। तो इस केस में आपको उस पर्टिकुलर चीज को, मतलब उस क्लास को जो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रही है, आप उसे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर राइट कर सकते हो, ताकि जैसे क्लास आपकी लोड हो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए और आपके डेटा मेंबर फंक्शन इनिशियलाइज हो जाए। वो सारी चीजें इनिशियलाइज हो जाए ताकि आपका जो पर्पस है वो पूरा हो। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज अ प्रॉपर्टी। एज यू नो प्रॉपर्टी का पर्पस क्या है? प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है? डेटा गेट और सेट करने का काम करती है। जैसे मान लो किसी पर्सन का नेम है, तो भाई नेम या तो गेट होगा या तो सेट होगा, मतलब या तो हम रीड करेंगे या राइट करेंगे, यही दो काम होता है। प्रॉपर्टी का केवल और केवल मतलब होता है डेटा को रीड और राइट करना। रीड और राइट करना मतलब रीडेबल राइटेबल बनाने का ही केवल मुख्य इसका और प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करते हैं। सो लेट मी अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी, क्लियर द प्रॉपर्टी। सो लेट मी क्रिएट अ क्लास, राइट। अंदर क्लास एक बना लेते हैं, इसके थ्रू समझ लेंगे हम लोग प्रॉपर्टी को। सो वंस आई क्रिएट अ क्लास, this class like a banking customer, now let's maybe saving customer. This is the banking, ठीक है, this one is the banking, I mean saving customer। saving customer को एक फोल्डर के अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। let me create another folder with the name of bank। ठीक है, और इस सेविंग कस्टमर को उठाकर डाल देते हैं कहां पर? let me replace this, fine। so now if I see, तो अपने पास ये जो क्लास थी ये बन गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ पे बनी हुई है? अभी इसको एक्सेस करेंगे तो देखो ये हमारी सेविंग कस्टमर क्लास है, राइट। इस क्लास को पब्लिक में बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ डेटा बनाता हूँ। जैसे मान लो पब्लिक स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, राइट। पब्लिक स्ट्रिंग नेम, public decimal should be amount, ठीक है, balance, whatever the balance। so there is some property like account number, like name, like amount, right। so यहाँ पर आपने कुछ प्रॉपर्टी बना रखी है अपने पर्टिकुलर इस क्लास के अंदर, सेविंग कस्टमर के अंदर, जिसमें आपने बनाया अकाउंट नंबर, आई मीन नेम एंड whatever the amount। once I want to initialize these properties, so simply saving customer as a constructor, right। and now let me create the string ACNO or account number, let me create string name, let me create a string, and after that part this dot ACNO equal to account number, this dot
name equal to name, this dot amount equal to fine. So have initialize all the things like decimal होगा ये चीज. So let me create the decimal. Fine. 1 second, चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे लगता है. कहाँ गया? हाँ, डिस्चार्ज हो गया मेरा लैपटॉप. Okay. Fine. Yes. तो हमने बना लिया क्लास प्रॉपर्टी. ठीक है, हमने ये बनाया प्रॉपर्टी कॉल. इट्स वेरी सिंपल. सेविंग कस्टमर. Okay, let me create the object customer equal to new saving customer. Now you can see here there is some requirement, but like account number, name and just double amount. There is some requirement, account number, name and amount. Fine. So I need to be pass these properties like account number. Let me pass the SBI or 0098 something like that. Oh, sorry, 0098 something like that. This is my account number, right? Name Sumit. It's a name. Let me pass the something like 20,000 is the fine. So आपने क्या किया? आपने यहाँ पर क्लास को इंस्टेंशिएट किया और आपके जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर थे सीक्वेंशियली आपने उन्हें पास किया. Now I want to be print all the parameter data like information. Let me pass the customer number plus customer dot, similar like that. I want to print three properties. Customer name, so there is properties that I have passed like name, like amount. All the properties मैंने क्या किया यहाँ पर पास किया. So अगर अभी तक के केस में हम देखें तो everything is fine. डेटा आपका राइट हुआ वहां पर और रीड भी यहाँ पर हो रहा होगा. परफेक्ट है, एवरीथिंग फाइन. देखिए अगर आप कस्टमर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पर अकाउंट नंबर व्हाटएवर नेम एंड व्हाटएवर. ठीक है, अभी तो सब कुछ बढ़िया. देखो अभी क्या है एग्जैक्टली आपकी जो प्रॉपर्टीज है बेसिक पब्लिक
गाइस 5 मिनट होल्ड करिए, मैं 1 सेकंड में आपको आप लोगों को वापस मिलता हूँ। ओके 5 मिनट। हाँ, तो एग्जैक्टली हम लोग बात कर रहे थे कि देखो अभी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं ये दीज आर द पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। सो वंस अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी राइट करते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि दीज आर द एक्सेसिबल एनीवेयर, मतलब इन प्रॉपर्टी को कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, चाहे आप यहाँ पे हैं या कहीं से भी एक्सेस करने की बात करें तो कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, राइट। तो एक प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर चीज में कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट दीज प्रॉपर्टीज, राइट। सो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे एग्जैक्टली मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको क्या आती प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मान लो अगर मैं इस प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस करना चाहूँ, सो लेट मी चेंज द कस्टमर डॉट लाइक अकाउंट नंबर इक्वल टू व्हाटएवर द थिंग्स, नथिंग बट जस्ट चेंज एनीवन एनीथिंग, कस्टमर डॉट व्हाटएवर द अमाउंट माइनस इक्वल टू 23,000 शुड बी, आई मीन सब कुछ मैंने चेंज कर दिया। सो यू कैन सी हियर एवरीथिंग कैन बी चेंज, anything can be destructed. So customer information after change, you know, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से मॉडिफाई हो जाएंगी। So you can see here information before change, शुरू में ये था लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने चेंज कुछ कर दिया, अकाउंट नंबर चेंज हो गया, अमाउंट आपका माइनस चला गया, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो समझ में आनी चाहिए आपको वो ये है कि आपके वेरिएबल या आपकी प्रॉपर्टी पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है कि आपको उसमें क्या वैल्यू सेट करानी है, क्या गेट करानी है, केवल सेट करानी है, केवल गेट करानी है, कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे अगर हम समझें तो अकाउंट नंबर को अगर हम समझें तो अकाउंट नंबर जो हमारे पास है यहाँ पर, हमारे पास जो अकाउंट नंबर यहाँ पे है, अकाउंट नंबर में अगर हम लोग बात करें तो अकाउंट नंबर शुड बी रीड ओनली। अकाउंट नंबर आपका क्या होता है, केवल रीड ओनली, ठीक है। अकाउंट नंबर आपका केवल रीड ओनली होता है, क्योंकि अकाउंट नंबर एक बार जो चेंज सेट हो गया, सेट हो गया, बदलता नहीं है वो ना, दिस शुड बी रीड ओनली। अमाउंट में भी रीड एंड राइट, अमाउंट को रीड राइट कर सकते हैं बट विद द कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन है यहाँ पर। क्या कंडीशन है, कंडीशन है यहाँ पर कि अगर आपका अमाउंट सेट होता है तो उसको चेक करना पड़ेगा कहीं कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है। एज पर बैंकिंग सिस्टम लेट सपोज कि बैंक बोलती है कि आपको अपने अकाउंट में मिनिमम 1000 रखना है, तो आप मिनिमम मतलब आपके प्रॉपर्टी के अंदर डाटा जो होगा वो मिनिमम 1000 से कम नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको सेट में कंडीशन लगानी है। तो कहने का मतलब मुझे अपने प्रॉपर्टीज में डेटा गेट सेट करते समय कंट्रोल लगाना है,
कंट्रोल लाइक अ प्रोडक्शन, ठीक है, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को रीड और राइट करवा सके। जैसे अब हम चाहते हैं कि अकाउंट नंबर हमारा कोई चेंज ना कर सके, मतलब रीड ओनली बनाना है। तो हाउ कैन आई क्रिएट द रीड ओनली? इट्स वेरी सिंपल। Once if you want to create account number read only, you should create the private property. Like private property should be start with underscore name. This is the private. So once you can see if the property is private, अगर private बना दिया तो इधर आप देखेंगे इसका read और write, मतलब ना तो मैं read कर सकता हूँ, यहाँ read कर रहे हैं, यहाँ write कर रहे हैं, तो read और write दोनों क्या हो गया, बंद हो गया। ना तो मैं इसे read कर सकता हूँ, ना ही मैं इसमें write कर सकता हूँ। So once if I created private property, then I am not able to read and write the things. Okay. So how can I change the things? How can I set up the things? तो मुझे क्या करना है, रीड ओनली बनाना है। मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, सेम नेम होगा, अंडरस्कोर नहीं लगेगा बस। उसमें मैं एक गेट प्रॉपर्टी बनाऊंगा। गेट प्रॉपर्टी मेरा क्या करेगा, this should return that underscore, ठीक है। ये उस अकाउंट नंबर को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, जो अकाउंट नंबर आपका क्या है यहाँ पर सेट है। ओके, ये इसे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा और एग्जैक्टली ये आपका हो गया कंसेप्ट। अब देखेंगे अगर यहाँ पे तो होगा क्या, यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी रीड ओनली होगा। रीड जहाँ कर रहे हैं वहां इश्यू नहीं है, लेकिन जहां राइट करेंगे वहां इश्यू आ जाएगा। और राइट करने पर देखिए मैसेज भी आपको थ्रो होगा, क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी और इंडेक्सर सेविंग कस्टमर डॉट ACNO कैन नॉट बी असाइन टू, इट इज रीड ओनली, ठीक है। सो आप इसमें कुछ भी असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, रीड ओनली। सो वंस रीड ओनली प्रॉपर्टी आपने क्रिएट कर दिया, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो वंस थिंग इज गुड, मतलब एक तो आपने अचीव कर लिया अकाउंट नंबर। नाउ आई वांट टू क्रिएट दिस सेम थिंग्स फॉर मोबाइल, सॉरी अमाउंट, बट अमाउंट में मुझे कंसेप्ट क्या है, अमाउंट में रीड राइट दोनों करवाना है, बट विद द कंडीशन, लेट मी क्रिएट अगेन प्राइवेट amount, fine, and this one understand. Now let's create another property, decimal amount. Once create the get, so in the get you can return the simply underscore amount, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि कंडीशन सेट में आएगी। तो सेट प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कहेंगे, if the value that coming the value is greater than 1000, ओके, अगर वैल्यू आपकी 1000 से ज्यादा है, then only I want to set the what underscore amount equal to your, ये वैल्यू हम लोग जो आएगी यूजर की, वो वैल्यू हम तभी सेट करेंगे अपने प्रॉपर्टी के अंदर जब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1000 से ज्यादा होगी। इसका मतलब हमें अपने अकाउंट के अंदर 1000 मिनिमम मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो देखें यहाँ पर, तो एग्जैक्टली अभी हमारे पास अमाउंट, अभी तो अकाउंट नंबर तो फिक्स हो गया है, वैसे भी अकाउंट नंबर तो चेंज होने से रहा, लेकिन अमाउंट देखेंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ नहीं। हमारे पास 20,000 था, हमने निकालने का प्रयास किया 23,000, दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ट्रांजेक्शन हुआ नहीं। सो वंस अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ, अगर मैं एग्जैक्ट 19,000 में निकालना चाहूंगा तो नहीं निकाल सकता, मैं निकाल सकता हूँ कितना, 18,900, मतलब 19,000 से कम, ठीक है। तो मैंने अगर मान लो 18 निकालने का प्रयास, 20,000 में से 18,000 निकालने का प्रयास, दैट्स मे बी सक्सेस एंड द रेस्ट ऑफ अमाउंट विल बी, रेस्ट ऑफ अमाउंट 2,000 बचा हमारे पास, बिकॉज 18,000 हमने क्या किया, दैट्स फाइन, मतलब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट हमने प्रॉपर्टी पे अपना कंट्रोल लगा दिया। दैट इज काइंड ऑफ कॉल गेट एंड सेट, मतलब ये होता है प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने का टेक्निक, रीड और राइट सेट करना। कि आप अपने वेरिएबल्स पर, अपनी प्रॉपर्टीज पर जब हमें जरूरत पड़ेगी सिक्योरिटीज की, तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, रीड और राइट एक्सेस उनका लगाएंगे कि क्या रीड है, क्या राइट है, रीडेबल है, राइटेबल है, क्या कंडीशन में है, उसको एग्जैक्टली हम यहाँ से कंट्रोल,
ठीक है, अब आप लोगों का इस पे जो क्वेश्चंस है, जो डाउट हो उसे क्लियर कराओ, पूछो उसे। इट्स वेरी सिंपल। तो तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंपल सी तुमने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लेना जिन्हें तुम्हें सिक्योर करना है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को तुम हमेशा अंडरस्कोर नाम से बनाओगे, इस बात का ध्यान, नहीं है कन्वेंशन। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपना जो प्रॉपर्टी था उन्हें इनिशियलाइज करा दिया, दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि पहले से करते आए। अब मुझे इन प्रॉपर्टी की, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इनका बाहर से कोई रीड राइट नहीं होगा। सर हम दिस क्यों लगाए हैं, दिस डॉट अकाउंट नंबर? इस मतलब होता है कि करंट क्लास की प्रॉपर्टी, मतलब अकाउंट नंबर यहाँ पर क्या है, इसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो दिस के साथ यूज किया जाता है जो इस क्लास की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दिस मतलब सेविंग कस्टमर ऑफ अकाउंट नंबर, राइट, करंट स्कोप को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कि हमने यहाँ पर दिया क्या कि पब्लिक स्ट्रिंग ACNO, द ACNO मींस व्हाट, दिस इज द पब्लिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर ACNO एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसमें हमने कहा कि अगर कोई यूजर ACNO नाम की प्रॉपर्टी एक्सेस करता है तो उसे गेट क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब जो अंडरस्कोर ACNO के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन चूंकि इसमें सेट कीवर्ड आपने नहीं लिखा है तो इसमें आप सेट नहीं कर पाओगे। गेट लगा है तो केवल गेट का परमिशन है, सेट का परमिशन नहीं होता। ठीक है, सेम आपका अमाउंट में भी है। आपने कहा कि अगर कोई अमाउंट नाम से एक्सेस करता है तो गेट में तो उसको अमाउंट करने का प्रयास करें, पहले जो वैल्यू उधर से आएगी ना उसे चेक कर लेना कि उसकी वैल्यू अगर 1000 से ज्यादा है तभी अपने अमाउंट वेरिएबल में वैल्यू को सेट कराना, अदरवाइज सेट नहीं। ठीक है, ये आपने अपना क्लॉज यहाँ पे लिख रखा हुआ है और ये आपका यूजर एक्सेस करेगा। पब्लिक यूजर जो एक्सेस करेगा वो इन प्राइवेट को नहीं एक्सेस कर सकता, प्राइवेट तो प्राइवेट ही है, क्लास के अंदर एक्सेस होगा। यूजर किससे एक्सेस करेगा, इस अकाउंट नंबर को, बिकॉज ऑफ पब्लिक, ये दोनों क्या है, पब्लिक। लेकिन इस पब्लिक के थ्रू हम प्राइवेट को कंट्रोल, मतलब प्राइवेट को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। डेटा जो एक्चुअली स्टोर है वो प्राइवेट में होगा, लेकिन पब्लिक के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको एक्सेस देते हैं कि एक्सेसिबल है भी या नहीं, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, बट हम देते किसके थ्रू है, पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी इन्हें एक्सेस करने का तरीका तो सिंपल ही है भाई, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, प्रॉपर्टी पास किया, आपने प्रॉपर्टी प्रिंट करा लिया और आपने ट्राई किया, सेट गेट करने का प्रयास किया, दैट्स योर आपका अपन कंसर्न हो गया, क्या करते हैं आप, और उसे फिर वापस से दोबारा प्रिंट करा लिया चेक करने। ओके, सर आज रहने दो इतना ही। चलो ठीक है, तो आज हमारा प्रॉपर्टी का कंसर्न क्लियर होता है। तो नेक्स्ट सेशन पे हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में स्टैटिक के बारे में समझेंगे। ठीक है, स्टैटिक समझेंगे, थोड़ा सा वेरिएबल वगैरह क्लियर कर लेंगे और फिर उसके बारे में बाद इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो जस्ट टू बी प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स, मैं कोड शेयर कर देता हूँ, बाकी चीजों को भी शेयर कर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो।